हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और हम एमसीक्यू सीरीज़ के साथ फिर से हाजिर हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग कि जल शक्ति अभियान जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? 2018 में। और इसका कैंपेनिंग किस चीज़ का था? इट कैंपेन्स फॉर बिल्डिंग चेक डैम्स और सॉइल कंजर्वेशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है हमारा आंसर? आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुछ मिशंस, कुछ अभियान, कुछ चीज़ें जो मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मंथली अपने जो भी करंट अफेयर्स आप कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्लीपी क्लासेस में भी यूट्यूब चैनल पे भी दिया होता है। और आप कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर से वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो रिवाइज करिए। इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। तो जल शक्ति अभियान जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में हुआ था, 18 में नहीं हुआ था, 19 में हुआ था जी। और ये जो है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी पे बात करता है, मतलब कि पानी को कैसे बचाना है और वाटर सिक्योरिटी पे काम करना है, किस तरीके का काम करना है हमें। ठीक है जी, ये सॉइल कंजर्वेशन पे नहीं है। और इसके साथ ही जल जीवन मिशन भी जुड़ा हुआ है, जो कि पाइप्ड वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड इन रूरल रूरल इंडिया के लिए कहा है, अर्बन नहीं। पाइप्ड वाटर रूरल इंडिया के लिए। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें दिया है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, उन्होंने एक अप्रूवल दे दी है कि एक प्रपोजल को टू अबॉलिश नंबर ऑफ पोजीशन इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस। जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ देने हैं, वो ज़रूर ये जानिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज इनसाइड द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इंटरव्यू पे काफ़ी मदद मिलती है उसकी। ठीक है जी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है इसका? इसका जवाब है दोनों ही सही हैं। ठीक है जी। इसके बारे में और थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है अगर आप थोड़े जाने कि शेकटकर कमेटी 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 बनी गई थी। ठीक है जी, शेकटकर कमेटी थी जो हेड की थी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर ने। और उन्होंने प्रपोजल दिया था कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी आप कोई कमेटी प्रपोजल देती है और उसमें कहते हैं कि एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो उसमें या तो आपके जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं उनको घटा दिया जाता है। ठीक है जी। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जैसे कि थोड़े समय पहले आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी में जो आपको ऑर्डरलीज मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर वहाँ से घटा दिया जाता है, क्योंकि डिफेंस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो इकॉनमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस पे जाता है। तो ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। और ये एक 11 मेंबर कमेटी थी अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2016। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली इसका अप्रूवल मिल गया है एमईएस की जो वैकेंसीज हैं उसको कम करने के लिए। ठीक है जी। और जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। और 1 फरवरी 1977 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो स्वीडन ने होस्ट किया था। दूसरा है इंडिया ने इसमें पार्ट लिया था। और 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इसमें करेक्ट है ओनली 2। ये गलत है, ये सही है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो डायलॉग है ये जर्मनी होस्ट करता आया हुआ है 2010 से। 2010 से जर्मनी कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक फोरम है टू डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मतलब कि क्लाइमेट एक्शन चेंज पे और नेगोशिएशन पे, कार्बन क्रेडिट्स या फिर कितनी आपकी एमिशन हो रही है, कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, वो उस चीज़ के लिए ये डायलॉग
होता है, ठीक है जी, ये है। और ये वर्चुअल डायलॉग हुआ था। वर्चुअल आप सबको पता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से था, और इस बार 2020 का जो था वो यूके, यूनाइटेड किंगडम्स और जर्मनी ने इकट्ठे किया था को चेयर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन है कि टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है वो एक डिस्टिंक्टिव शॉल है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है एक वो डिस्टिंक्टिव शॉल है, वो कौन से रीजन को बिलोंग करती है? असम, मेघालय, नीलगिरी हिल्स या केरला? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नीलगिरी हिल्स। तो ये बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है जी। और ये नीलगिरी हिल्स के आसपास जो ट्राइब्स हैं हमारी वो बनाती हैं, ठीक है जी, द्राविडियन ट्राइब्स जो हमारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कायाकल्प अवार्ड्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी से, या कि इनमें से किसी से भी नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ये अवार्ड्स बेसिकली किस लिए दिए जाते हैं? ये अवार्ड्स दिए जाते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर हाई सैनिटाइजेशन, मतलब कि आप कितनी सफाई रख पा रहे हैं और हाइजीन कितनी रख पा रहे हैं। और वो किस लिए है? पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे कि आपके एम्स हो गए, ठीक है जी, पीजीआईज हो गए, और इस तरीके के बड़े इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके लिए कायाकल्प है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्लिनिनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में वो कितना। और इसके साथ आपके रिसेंटली क्या किया गया कि आप पब्लिक से वाया एसएमएस, ठीक है जी, वाया एसएमएस भी आप उनसे पूछते हैं, रिव्यू करें कि आप कभी एम्स में अगर विज़िट करें हैं या पीजीआई में विज़िट करें हैं तो आपका कैसा है, उसका रहा है आपका एक्सपीरियंस। वो वाया एसएमएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू आपको एसएमएस आता है। और साथ में इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण भी ऐड किया गया है इसमें कायाकल्प में, ताकि उसकी रैंकिंग उसी हिसाब से। और इसका आई थिंक 5 करोड़ के आसपास इसको प्राइज़ मनी भी मिलता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये इसमें ये है कि टू डाइवर्ट द पेस्ट एंटरिंग इन द फील्ड्स, टू गिव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, मतलब इससे रिलेटेड है, टू अवॉइड बर्ड्स इन एयरपोर्ट फ्रॉम कॉलिजन, या इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नन ऑफ द अबव है। तो इसका क्या है? ये इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, इसमें सेव होना है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑब्वियसली सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर है ना, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इन्होंने ये स्टार्ट किया था फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। और ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी, ये आज काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है ये फ्लैप्स होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि आपकी हाई पावर लाइंस होती हैं, जैसे ये एक पोल लगा हुआ है, इसकी टेंजन ऐसे हाई पावर लाइंस लगी हुई है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर कोई बर्ड इससे टकराएगा तो वो हाई पावर टेंशन की वजह से वो मर जाएगा, ठीक है। तो होते क्या है कि इसमें फ्लैप्स लगा दिए जाते हैं, ये जो डाइवर्टर है, और ये 50 मीटर्स से दूर ही जब आप बर्ड देखता है तो वो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये फ्लैप्स होते हैं और ये एज ए रिफ्लेक्टर का काम करता है बर्ड के लिए। तो इसका बेसिक एम क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर को ओवरहेड पावर लाइन से बचाना है। जो आपकी बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं ना, हाई पावर टेंशन वाली, उसमें रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं इस तरीके से। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो है वो रिलीज़ करता है कौन? अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। एक स्टेटमेंट है, इंडिया का जो रैंक है वो 111वां आया है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है? जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर रिलीज़ करता है और इंडिया का 111वां पोजीशन आया है। तो इसका और थोड़ा सा जानते हैं कि टोटल जो थे 162 कंट्रीज़ में इसका सर्वेक्षण हुआ था और इसमें इंडिया का 111वां रैंक आया था। और इसके 76 इंडिकेटर्स हैं जिनका मेनली इंडिकेटर्स किससे रिलेटेड है? सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम। मतलब कि आप अपने देश में कितनी ज़्यादा अपने लोगों को इकोनॉमिकली, सिविल पैमाने पर और पर्सनल फ्रीडम कितने दे पाते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है इसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्टली एग्ज़ाम में क्या रहता है कि इंडिया का क्या था, इंडिया का इंडेक्स में नंबर क्या था, टॉप किसने करा हुआ है और कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सी ऐसी संस्थान है जो कि इससे रिलेटेड है। तो इसकी संस्थान कौन सी है? कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, ठीक है। ये अमेरिकन थिंक टैंक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, केरला, छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नागालैंड। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर केरला होगा इसका। नो डाउट केरला में भी हॉर्नबिल्स होते हैं, बर्ड होता है एक, ठीक है, केरला में भी होते हैं, लेकिन नागालैंड में इसका एक स्पेसिफिक फेस्टिवल होता है। वो क्यों होता है आगे जानते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 10 तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है नागालैंड में और ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, तो ईयर 2000 में। ओके, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर को नागालैंड का स्टेटहुड, 1 दिसंबर को नागालैंड का स्टेटहुड होता है और 50th जो है वो 2020 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने नो मास्क नो सर्विस लॉन्च की थी? अब ये तो आपको ये पता ही होगा, नो मास्क, जहाँ पे मास्क आया वहाँ पे कोविड-19 है, ठीक है जी। तो ये कौन से कंट्री ने की थी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स। जी, इसका बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपने कहीं पढ़े हुए हैं, कहीं सॉल्व किए हुए हैं, किसी वीडियो पे देखा हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बांग्लादेश है इसका। ओके जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी रिसेंटली INS कावरती जो थी वो इंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया था। तो ये INS कावरती है क्या? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोस्ट गार्ड स्पेशल शिप है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, क्या है ये? तो इसका सही आंसर क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, ठीक है जी। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये कॉरवेट्स, क्या क्या है। कॉरवेट्स का असली मतलब क्या होता है? ये एक स्मॉल वॉरशिप होता है, स्मॉल वॉरशिप जो कि डिजाइंड होता है फॉर कॉन्वॉय एस्कॉर्ट ड्यूटी। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब भी कोई कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला, ठीक है जी। अब कोई भी बड़ी शिप्स का काफिला चल रहा है या कोई भी आपकी किसी भी टाइप की शिप्स आ रही हैं तो उसको एस्कॉर्ट करती है कॉर्वेट, ठीक है जी। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? और हमारे पास ये विभिन्न INS कमरोता, INS कदमत, INS किल्तन और INS कावरती ये ऑलरेडी हैं हमारे इंडियन नेवी में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा आज के MCQ सीरीज़ ख़त्म होती है, 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं करिए, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है। इंटरनेट इज़ अ वेरी वास्ट एंड गुड थिंग, जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है जाइए, करंट अफेयर्स कीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी रिवाइज करते रहिए और खुश होके कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ योर एग्जामिनेशन, बी हैप्पी एंड जस्ट बिलीव इन गॉड। थैंक यू सो मच।